क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 25 फरवरी का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई आप लोग को क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9650347272 पर। आज के जो हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जा सकते हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित शिपिंग। जो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट हैं, शिपिंग और वाटरवेज, उन्होंने अभी इनॉग्रेट किया है निकर्षण सदन। निकर्षण का मतलब होता है ड्रेजिंग। ड्रेजिंग क्या है पहले समझ लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो बहुत सारे बंदरगाह होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर नदियाँ जो है अपने साथ सेडिमेंट्स लाकर इकट्ठा करती रहती हैं। तो वो उसकी वजह से क्या है, अगर आप साइड से देखो, ठीक है, तो ये यहाँ से अगर नदी आके यहाँ पे गिराती आ रही सेडिमेंट, तो धीरे धीरे ये उठता ऊपर चलाएगा। तो जो युद्ध पोत आते हैं या फिर कोई शिप्स आ रही हैं तो उनको यहाँ पे डॉक होने में दिक्कत होती है। ठीक, डॉक होने में, यहाँ पे खड़े होने में दिक्कत होती है। तो यहाँ से ये मिट्टी को निकाल के अलग कर देना, ठीक है ना। जैसे ये जो है आपका शिप क्या कर रही है, मिट्टी फेंक के जो है अलग देखिए बनाती आ रही। तो ये इसको निकर्षण यानी कि ड्रेजिंग बोलते हैं। समझ में आई पूरी चीज। और भाई साहब ये चीज कर करके चाइना ने तो भाई साहब आइलैंड्स बना दिए हैं साउथ चाइना सी में। तो ये चीज जो है इसको ड्रेजिंग बोलते हैं। और ड्रेजिंग से संबंधित जो है एक सदन अभी जो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है। पूरी बात समझ में आ गई। DCI के अंतर्गत आता है ये, ठीक, निकर्षण सदन ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। एक म्यूजियम बनाया है विशाखापट्टनम में। दैट इज ऑल यू हैव टू नो फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक, क्या मीनिंग होता है, क्या चीजें होती हैं और क्या आगे हो सकता है। जैसे मैंने बताया आइलैंड भी बना दिए हैं, वो चीजें ध्यान रखना। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग, समुद्री और जहाज निर्माण में उत्कृष्टता केंद्र भी यहाँ पर जो है इनॉग्रेट किया गया है। ये भी विशाखापट्टनम में खोला गया। निकर्षण सदन भी विशाखापट्टनम में, म्यूजियम भी खोला गया है। ठीक है, यहाँ पे जो भी इस कैंपस में, इसका एक और कैंपस भी है CEM का मुंबई में। और ये हेड ऑफिस है इंडियन रजिस्ट्रार शिपिंग, जो रीस्किलिंग प्रोवाइड करता है, मतलब कौशल फिर से देने के लिए। और इसमें कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंजीनियरिंग और टेक्निकल स्किल्स मिलने के बाद जो है उनको नौकरी वोकरी मिल गई है। तो ड्रेजिंग क्या होता है और CEMS क्या है, वो सारी चीज़ें, और म्यूजियम कहाँ खुला है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर संबंधित। देखिए SH रजा, ठीक है ना, इनकी बर्थ सेंटेनरी था अभी 22 फरवरी को। सैयद हैदर रजा, इनका अगर मैं पहले आपको पिक्चर दिखाऊं तो ये देखिए, ये इनकी पिक्चर है। और इनको बहुत ज़्यादा लगाव था बिंदु से, ठीक है ना। और इस बिंदु को इन्होंने कई तरीकों से जो है दिखलाया, बहुत तरीकों से। काफ़ी प्रसिद्ध थे, इंडियन जो है ओरिजिन के थे ये। और लेकिन ये फ्रांस में इन्होंने काफ़ी काम किया था। इंडियन पेंटर थे, फ्रांस में काम किया, वहीं रहे। फ्रांस ने इनको जो है लेजेंड द ऑनर से सम्मान से भी, जो उनका सर्वोच्च सम्मान है, उससे भी इनको नवाजा था 2015 में। भारत ने भी इनको जो है पद्मश्री दिया है, ललित कला एकेडमी अवार्ड दिया है, फेलोशिप, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला, यानी कि भारत रत्न के से नीचे जस्ट सेकंड हाईएस्ट जो हमारा सिविलियन अवार्ड है वो भी इनको मिला था। ठीक, तो ये SH रजा जी हैं, फ्रांस में इन्होंने काम किया टिल लाइफ। और इन्होंने को फाउंडर भी रहे हैं। ये आपके पैक बनाया इन्होंने, पैक मतलब कौन सा, बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बनाया KH आरा और FN सौजा के साथ में। इसके अलावा जो है दिस ग्रुप सेट आउट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंसेस ऑफ, इन्होंने देखिए यूरोप का जो रियलिज्म है उससे हटके इंडियन आर्ट को बढ़ावा दिया। एंड ब्रिंग इंडियन इनर विजन, यानी कि अंतर्ज्ञान इनटू द आर्ट। ठीक, बिंदु से बहुत प्यार था इनको, बिंदु पे इन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके से दिखाया। तो मतलब एक चीज़ होती है ना कि अगर आप किसी एक चीज़ पे फोकस करो तो उसमें और पूरी मास्टरी कर लो तो दुनिया जो है आपकी जो है मुरीद हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पर हुआ है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। फैक्ट हम देख लेंगे, कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। ये जो परिषद है, जो ये संस्था है, एक
उसका मेन काम क्या है कि भैया वित्तीय जो है क्षेत्र में स्टेबिलिटी बनी रहे, स्थिरता बनी रहे और साथ ही साथ विकास भी हो। ठीक है, तो उसी की 25वीं मीटिंग हुई और इस परिषद के जो हेड होते हैं वो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि अभी निर्मला सीतारमण जी हैं। 2010 में इसको बनाया गया था और ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कि कार्यकारी निकाय है। ना इसका संविधान में कोई उल्लेख है, ना इसका किसी लॉ में उल्लेख है। बात समझ में आ गया? ठीक, इसके बाद जो है इसने रिप्लेस कर दिया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और पहली बार ये रघुराम रंजन कमेटी 2008 में इसके बारे में कहा गया था, मतलब सिफारिश की गई थी कि इसको बनाना चाहिए एफएसडीसी को। ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसके लिए अलग से कोई फंड नहीं दिया जाता है। ठीक, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारा वित्तीय जो पूरा क्षेत्र है, ठीक है ना, उसको मजबूत किया जाए, उसको संस्थागत किया जाए, उसमें स्थिरता लाई जाए, उसमें जो है इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन हो, अंतर नियामक समन्वय बना रहे और लोगों में वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशी भी बढ़ाई जाए। उसके लिए डेवलपमेंट कैसे होगा भाई? स्थिरता बनाई। और डेवलपमेंट की बात कर रहा, डेवलपमेंट ये हो रहा है ना, लिटरेसी और इंक्लूजन। भाई लिटरेसी और इंक्लूजन में ध्यान देंगे तो लोग खुद से जो है उनको फिर स्पून फीडिंग नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद से समझ सकेंगे सारी चीज़ें और खुद से जो है बढ़िया डिसीजन लेंगे। जैसा कि मैं चाहता हूँ आप लोग साथ में कि आप लोग सेल्फ वो तैयार हो जाओ। मुझे तैयार होने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। बाकी लोग क्या करते हैं, स्पून फीडिंग करते रहते हैं, बच्चों को मजा आता रहता है, वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। एग्जाम जब आता है तो कान पकड़ के उठे बैठे करने लगते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है, आपको तैयार करना है, ना कि खुद तैयार होना है। ठीक, तो ये इसमें देखिए, इसको चेयर कौन करता है भाई साहब? एफएसडीसी को फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयर करते हैं और कई सारे मेंबर्स होते हैं इसमें, जैसे गवर्नर आरबीआई के, चेयरमैन सेबी के, आईआरडीए हो गए, आपका पीएफआरडीए पेंशन इंश्योरेंस स्टॉक एक्सचेंज हो गया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के हैं। ये ही वो डिपार्टमेंट है जो बजट पब्लिश करता है, जो इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करता है। ठीक, और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेवेन्यू, फाइनेंस सेक्रेटरी, और ये सारे इनको जो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें चेयरपर्सन जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है वो भी हैं। तो ये सारे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा नहीं है या फिर कौन सा एक है। ठीक, तो आप आराम से कर लोगे। इसकी एक सब कमेटी भी होती है एफएसडीसी की, जिसके कि चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज से संबंधित। देखिए, इंसर्जेंसी विद्रोह जो है आपका मणिपुर में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इंसर्जेंसी का क्या मतलब होता है? देखो, दो चीजें हैं, दो शब्द होते हैं, इंसर्जेंसी और दूसरा शब्द होता है सेपरेटिस्ट। ठीक, तो इंसर्जेंसी तो भाई साहब ये है कि सरकार के खिलाफ कुछ अपनी मांगों के लिए जो है अपना क्षेत्रीय रीजनलिज्म से संबंधित कुछ मांगे हैं, तो उसके लिए कुछ जो है विद्रोह किया जा रहा है। सेपरेटिस्ट ये होता है कि भाई साहब हम देश से ही अलग होना चाहते हैं, अलगाववादी वाली बातें, जैसे कि अभी यूक्रेन में हुआ लुगांस्क और दोनेस्क में। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्जेंसी हो रही है मणिपुर में। और राजनाथ सिंह जो हमारे आपके जो है डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा, जो भी विद्रोह वाले ये उग्रवादी समूह हैं, कि भाई साहब ये वॉलेंस छोड़ो, अहिंसा का पाथ अपनाओ और नेगोशिएशन टेबल पे आओ। ठीक है, अब थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। मणिपुर में भाई साहब ये विद्रोह, उग्रवाद का उदय हुआ कब से? पहली बात तो ये है कि इमरजेंसी, ये जो इंसर्जेंसी है, इसका इमरजेंस हुआ मणिपुर में जब फॉर्मेशन हुआ 1964 में यूएनएलएफ का, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का। ठीक, और ये अभी भी जो है बहुत तगड़ा मिलिटेंट उग्रवादी संगठन है। ठीक, और अभी भी मतलब रह रहा है। ये सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी मणिपुर में इस बात से हुई कि भाई साहब, एक तो जब देश आज़ाद हुआ, भारत देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान से अलग होकर भारत एक अपना कंट्री बना खुद में, तो मणिपुर को ज़बरदस्ती एक तो विलय कर लिया, फोर्स्ड मर्जर हुआ, उनका ये कहना है। ठीक, और दूसरी बात, जब विलय कर लिया तो हमें एक पूरा अलग से एक स्टेट नहीं दिया, राज्य का दर्जा नहीं दिया। तो इस बात पे जो है वो लोग नाराज थे, क्योंकि फाइनली तो हमने स्टेट का दर्जा मणिपुर को दिया 1972 में। ठीक, किंगडम ऑफ मणिपुर को तो हमने भारत में मर्ज कर लिया था 15 अक्टूबर 1949 में। वो सारी चीज़ें आपको पता ही है, कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है अपनी कूटनीतिक के साथ में जो है लोग इंटीग्रेट किए, कई सारे जो है अलग अलग जो रहे थे, 552 के आसपास जो है अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक, तो वो फिर डिसकंटेंट हो गए कि भाई साहब हमको जबरदस्ती जोड़ लिया, फिर हमको एक राज्य का दर्जा भी नहीं दिया। ठीक है ना, सब कुछ पहले तो आसाम ही था ना, उसके बाद धीरे धीरे उसको अलग किया गया है राज्यों में।
तो 1972 में ये दर्जा मिला, तब तक जो है डिस्कंट। और ये देख रहे हो ये जो फॉर्मेशन हो गया 1964 में हो गया। अब दर्जा मिलने के बाद भी भाई साहब आज भी अगर ये है तो कुछ तो गड़बड़ है। साथ ही साथ क्या है कि नागालैंड में नागा मूवमेंट अलग चल रहा था, ठीक, अभी भी चल रहा है। वो डिमांड करते हैं भाई साहब कि जो है हमें एक ग्रेटर नागालैंड चाहिए, जिसको नागालिम बोलते हैं। उसमें तो भाई साहब नागालैंड का हिस्सा तो ही है, मणिपुर का हिस्सा भी है, बल्कि वो म्यांमार का भी कुछ हिस्सा चाहते हैं। तो ये पूरा मिला के कहते हैं ये नागालिम है, नागाओं के रहने की जगह है, और ये ग्रेटर नागालैंड है जो कि हमारा एक अलग देश होना चाहिए। ऐसी बातें होती रहती हैं। तो ये जो नागा मूवमेंट है उसके लोग भी जो है मणिपुर में आके रहने लगे, हिल डिस्ट्रिक्ट में, और वो बहुत जो है प्रताड़ित भी करते हैं मणिपुर वालों को। तो यहाँ पर जो है NSCN-IM बना, इसाक मुइया वाला, ठीक। और एक खैपलॉन्ग वाला, खैपलॉन्ग तो आज भी जो है वो करता है, मतलब म्यांमार में छुप के हमारे ऊपर हमला करता रहता है। लेकिन इसाक मुइया ये जो है गवर्नमेंट के साथ में इनका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो चुका है, ये हमने पढ़ाया है करंट अफेयर में, याद आ रहा तो बताइएगा, ठीक। और ये परसीव किया जाता है कि ये एक थ्रेट है, ये नागा मूवमेंट मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। क्यों? क्योंकि उसका भी एरिया चाहता है कि भैया इसमें जुड़ जाए, नागालिम में। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है 1990s में एथनिक क्लैशेस होते रहे नागाज और कुकीज़ के बीच में। कुकीज़ आपका जो है इधर इंसर्जेंट, इसने भी अपने ग्रुप बना लिए, और जो है लेकिन अभी कुकी स्टेट ने अपना जो है वो डिमांड जो है वॉयलेंस छोड़ के डिमांड मना कर दिया है कि भाई हमको की अलग से जो है सेपरेट कुकी स्टेट नहीं चाहिए, और टेरिटोरियल काउंसिल हमको दे दो भाई साहब, जो है क्षेत्रीय परिषद दे दो, बस इस पे अब कुकी मान गए, लेकिन नागालैंड नहीं माना है। सीज फायर एग्रीमेंट हुआ NSCN इसाक मुइया और के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1997 में सॉरी। फिर अभी 2014 और 15 में आप लोग को पता है कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं फाइनल चीज़ उसमें हो पाई है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ कि पीस टॉक अभी भी चल रही है। सिमिलरली कुकी आउटफुट जो है 2 ग्रुपों में बढ़ गई, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीस फ्रंट, ठीक। इन्होंने ट्राइपार्टाइट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है पैक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ज्वाइन किया, और मणिपुर के साथ में अगस्त 22, 2008 में, ठीक। लेकिन अभी भी जो कई सारे माइती ग्रुप्स हैं, देखो मणिपुर में 2 जो सबसे तगड़ी जो ग्रुप है, मिलिटेंट आउटफिट है या फिर जो आदिवासी हैं, वो है माइती, ठीक, माइतीस करके हैं। दूसरे जो है वो थांगुल हैं। इसी के साथ में जो है आप ट्राइब के नाम भी याद करते चलो, ठीक ना, थांगुल करके हैं। तो ये माइती वाले ग्रुप अभी भी जो है ये थोड़ा वहाँ पे अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं, और नागा के खिलाफ रहते हैं, और ये थांगुल के खिलाफ रहते हैं। तो ये इनके कुछ मिलिटेंट आउटफिट है जो कि अभी भी उनके साथ में नेगोशिएटिंग टेबल पे हम उनको बनाना चाहते हैं, आ नहीं रहे, UNLF PLAKYKL, ठीक। तो काफ़ी जो अलग अलग ट्राइब्स हैं, वे ऑफ लिविंग अलग अलग है, और उनको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसीलिए जो है पूर्वोत्तर का इतना बढ़िया जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो ये सारी चीज़ों के साथ हम कभी भी मिलिट्री ऑपरेशन में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ, टेबल पे कोई आए बात करने तभी तो बात करेंगे। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट टॉपिक जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट। अंगदियासीज, अंगडियास, या फिर इसको अंगदियाज बोल सकते हैं इसको आप, ठीक। अंगदियाज कौन होते हैं भाई साहब? अभी क्या हुआ, मुंबई पुलिस ने कई सारे अंगदियाज होते हैं, इनकी फ़ोटो दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा, अरे लो भैया फ़ोटो है ही नहीं। देखिए अंगदियाज जो होते हैं इनको क्या काम होता है कि भाई साहब एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी कुछ जो है नोटों से भरा हुआ बैग या फिर कुछ कैश जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक। और ये काफ़ी ट्रस्ट वर्दी लोग होते हैं, कुछ अपना कमीशन जो बीच में लेते हैं, लेकिन पूरा पैसा पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मुंबई से सूरत के बीच में जो डायमंड ट्रेड होता है तो उसमें ज़्यादातर जो है कैश वाली का लेन देन होता है, ठीक। तो डायमंड इन्होंने मान लीजिए यहाँ से मंगा ली, यहाँ से पैसा जो है बैग भेज रहे हैं, तो ये लेके कौन जाएगा? अंगदियाज लेके जाएगा, अंगदियाज लेके जाएगा। ये बहुत पुराना सेंचुरी ओल्ड पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है कंट्री, जिसमें ट्रेडर जो है कैश सेंड करता है एक स्टेट से दूसरे पर्सन, जो पर्सन का नाम है उसको अंगडियाज या फिर उसको अंगदियाज बोलते हैं, जो कि इंग्लिश में कोरियर नाम होता है, ठीक। लेकिन अभी मुंबई के पुलिस ने जो है इनको जो है एक FIR भी रजिस्टर करी इनके खिलाफ, और इनसे पैसे भी पीछे ऐड लिए थे, और इनके लिए जो है अंगदियाज शॉप को भी जो है लूट कर लिया था रॉबर्स ने। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब क्या ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि क्या ये लीगल है? क्या देखो, ऐसा नहीं है कि ये इलीगल है, ठीक। कई सैकड़ों सालों से चला आ रहा है ये चीज़। गुजरात में और सूरत और मुंबई के बीच में जो है चलता आया है। कैश काफ़ी बड़ा होता है, अंगदिया जो है अपना थोड़ा बहुत इसमें चार्ज करता है बीच में फ़ी,
और ज़्यादातर ये गुजराती, मारवाड़ी या फिर मालबारी कम्युनिटी के होते हैं। अंगड़िया जो है ये ट्रस्ट के ऊपर पूरा काम चलता है। कई बार जो पैसा होता है करोड़ों में होता है। ये लीगल है पर से कहने के लिए आप कानूनी है, लेकिन इनकी एक्टिविटी पे हमेशा सवालिया निशान उठता रहता है कि भाई साहब ये अनअकाउंटेड पैसा है, काला धन है और ये एक तरीके से हवाला ट्रांजैक्शन हो रहा है। हवाला ट्रांजैक्शन समझते हो? मान लीजिए मुंबई में कोई है, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मतलब मैंने पढ़ा है उस चक्कर से, मैं करता होता नहीं हूँ। हवाला एक केस भी हुआ था 1999-98 के आसपास। कोई कमेंट करके बता सकता है कि क्या था वो? ठीक, हवाला केस या फिर कौन किस नाम से था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें देखिए मुंबई में एक जगह है और आप हैं दिल्ली में। ठीक, हवाला कैसे वर्क करता है समझ लो, मेरे खाली समझा रहा हूँ, करना मत कभी भी ज़िंदगी में। ठीक, तो देखो हवाला में हुआ क्या कि आपने दिल्ली में आप हो, दिल्ली में आपने कोई चीज़ जो है यहाँ पर इनसे खरीदी, ए ने बी से कोई चीज़ खरीद ली, लेकिन यहाँ से आपने कांटेक्ट किससे किया था? सी से और सी से। तो उसने ए से जब आपने ए ने बी से कुछ खरीदा मान लीजिए, ठीक, सी से बात करी थी, तो सी ने ए को बोला एक काम करो कि तुम बी से जाके सामान ले लो। ठीक, इन्होंने ए ने गए बी से सामान ले लिया। अब इन्होंने कहा, बी ने जो है सी को बता दिया हाँ सामान मैंने दे दिया है। अब सी ए को फ़ोन करेगा, ठीक, कि भैया हमने तो सामान दे दिया, सर दिलवा दिया तुमको, अब तुम क्या करो? तो वो कहेगा कि एक काम करो, बी वाला बोलेगा कि तुम डी से पैसा ले लो। समझ में आई बात? मतलब जो सामान का लेन देन था वो ए और बी के बीच में हुआ, लेकिन पैसे का ट्रांजैक्शन जो है यहाँ हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे ही कंट्रियों में भी हो गया। इंडिया में कोई डील हुई, ठीक है, और उसका जो है लेन देन जो है वहाँ पे किसी और कंट्री में हो जा रहा है पैसे का, तो पैसा यहाँ पे आया ही नहीं। समझ रहे हो? पैसा यहाँ पे आया ही नहीं, गया ही नहीं, यहाँ पे सामान एक दूसरे को मिल गया, तो वो पैसा वहीं पे उन्हीं की इकोनॉमी घूमता रहा और यहाँ पे सामान जो इधर घूम रहा है। तो ये इसको हवाला बोलते हैं। कई लोग को समझ में आ गया होगा, जिन लोग को ना समझ में आया टेलीग्राम चैनल पर जरूर पूछ लिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट संबंधित देखिए, एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। ठीक, ये एक प्रोजेक्ट है जो कि नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया के बीच में सपोर्ट गिज इंडिया के साथ में लेते हुए चलाया जा रहा है ये प्रोजेक्ट। इसमें क्या है कि वर्चुअल कंसल्टेशन वर्कशॉप होगा कि फाइनेंस हमें किस तरीके से करना है ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटीज़ को, कि उसमें कार्बन का उत्सर्जन कम हो या फिर खत्म हो जाए। कार्बन का उत्सर्जन हो ही ना तो कैसे होगा भाई? हाइड्रोजन की बम चलाओ, बम नहीं सॉरी, बस चलाओ, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और देखिए हाइड्रोजन या सीएनजी की बसेस चलाओ, कम कार्बन का उत्सर्जन हो, ये सारी चीज़ें करना है। और इसके लिए नीति आयोग, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और गिज इंडिया जो है ये लोग आपस में काम कर रहे हैं और वर्कशॉप चला रहे हैं कि किस तरीके से वित्तीय पोषित करना है, डीकार्बनाइजेशन करना है ट्रांसपोर्ट को। और इसको टोटल जो है एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया बोला जाता है। ये 7 ऑर्गेनाइजेशन का जॉइंट प्रोग्राम है। इसमें देखो बहुत अच्छी चीज़ है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें इंडिया, चाइना और वियतनाम लोग इंगेज हैं। ठीक है ना? इंडिया चाइना भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और ये कंप्रिहेंसिव अप्रोच है किस तरीके से जो परिवहन है उसको उसमें डीकार्बनाइजेशन किया जाए, यानी कार्बन मुक्त किया जाए। ठीक, ये प्रोजेक्ट जो है पार्ट है इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव का, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल का जो है प्रोजेक्ट, ये पार्ट है जिसको एनडीसी जो है आपका टिया बोला जा रहा है, ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव एशिया का। और फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी, बीएमयू जो है सपोर्ट करता है। ये आपका कहाँ पे? जर्मन बुंदेसटैग में है। ठीक, बुंदेसटैग। और नीति आयोग जो है इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है इंडिया के कंपोनेंट में। 7 ऑर्गेनाइजेशन का जॉइंट प्रोग्राम है एनडीसी टीआईए। ठीक, और आपका फुल जो इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिक्स, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम प्राइज, ये मैंने आप लोग को पहले पढ़ाया भी था, बताया भी था, और मैंने कहा भी था कि व्यूमन अगर जो भी चाहे वो ठान ले तो उसको जरूर मिलता है। और देखिए यहाँ पे इनका नाम था नीना गुप्ता, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये यंग मैथमेटिशियन है और ये अवार्ड जो है यंग रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिक्स, ये अवार्ड अभी प्रोफेसर नीना गुप्ता जी को दे दिया गया था। अब फाइनली पहले करंट अफेयर में था, अब दे दिया गया है 22 फरवरी को। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता जो है वहाँ ये काम करती हैं। ठीक है, मैथमेटिशियन है,
इनको अवार्ड जो मिला है वो 2021 के लिए मिला है, और ये अवार्ड इनके जो वर्क है एफाइन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री और कम्यूटेटिव अलजेब्रा, इसके लिए मिला है। एफाइन बीजीय ज्यामिति और कंप्यूटेटिव बीजगणित के लिए जो है इनको मिला है। और ये अवार्ड दिया जाता है, इसको फंडिंग कौन करता है इस अवार्ड को? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करता है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और साथ में ICTP इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन, इन लोग के साथ में मिलकर ये अवार्ड किसी जो है ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है मैथमेटिक्स में जिसकी 45 वर्ष से जो है एज कम हो, साथ ही साथ वो डेवलपिंग कंट्री हो, विकासशील देश हो, और अच्छा कुछ काम भाई मैथमेटिक्स में किया हो तभी तो मिलेगा। और इसको सपोर्ट करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द मेमोरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन, जो कि भाई साहब सेल्फ टॉट थे, मतलब नंबरों से खेलता था ये व्यक्ति, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको जो है इंटरेस्ट वाली बात होती है ना, तो ये चीज़ है। अब इनसे कोई ये ये चीज़ समझने वाली, सीखने वाली कि सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी। जैसे मैं आपको गाइड करता हूँ तो उसके बाद आप ये मत सोचो कि अब अगली बार भी सारी चीज़ें सर ही कराएंगे। अब जो गाइड किया उसके हिसाब से आप खुद भी तो काम करो। मेरा गाइडेंस, आपकी मेहनत, पक्का सिलेक्शन होगा, ठीक। तो ये सेल्फ टॉट थे, स्पेक्टेकुलर इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिए मैथमेटिक्स में। जो प्रोफेसर गुप्ता जी हैं, नीना गुप्ता जी, इन्होंने जो एक कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी जो इनको मिला, ये क्वेश्चन बन सकता है। जारिस्की कैंसिलेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक, अलजेब्रिक ज्योमेट्री में, और इसकी वजह से इनको जो है आपका 2014 में यंग साइंटिस्ट अवार्ड ऑफ इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी का भी अवार्ड इनको मिल चुका है। नीना गुप्ता जी नाम है, जारिस्की कैंसिलेशन प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व करी है, और इनको अवार्ड अभी रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन मिला है। अलजेब्रा, कम्यूटेटिव अलजेब्रा, बीजगणित और रिफाइन बीजीय ज्यामिति के लिए इनको अवार्ड मिला है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 1, आर्ट एंड कल्चर संबंधित है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ठीक, ये भाई साहब बंदा बहुत ही खतरनाक है। ये चेस का ग्रैंड मास्टर है, ठीक है ना, और इसके दांव खाली नहीं जाते। अभी मैग्नस कार्लसन जो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं उनको भी इसने जो है लपेट दिया, हरा दिया। अभी कौन से में, एयर थिंग्स मास्टर रैपिड टूर्नामेंट में चैंपियंस चेस टूर जो था 2022 में, अभी हराया बिल्कुल 20 फरवरी को, ठीक। और ये काम करने वाले ये जो है आनंद जो है आपका विश्वनाथन आनंद और हरि कृष्णा जी के बाद में 3rd इंडियन प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है। इनकी उम्र तो भाई साहब बहुत ही कम है, अभी 2005 में ही इनकी जो है पैदाइश है। इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं, 5वें यंगेस्ट पर्सन है जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का टाइटल अचीव किया है। मैग्नस कार्लसन को लपेट दिया, बहुत ही तगड़ा व्यक्ति है ये, और इसको जो है इसके दांव खाली जाते नहीं हैं, ठीक। जनरल स्टडीज पेपर 2, नाम याद रखना, रमेश क्या नाम था, रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ठीक है ना, रमेश बाबू प्रज्ञानंद, बिल्कुल सही बोला है। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब देखिए एक्सरसाइज अभ्यास हो रहा है कोबरा वॉरियर 2022। ये भारत में नहीं होता, ये होता है यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ के इस बार 2022 वाला वेडिंगटन में हो रहा है। कोबरा वॉरियर नाम है। भारत की जो वायुसेना है इसमें पहली बार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को उतारेगा। ये बहुपक्षीय एयर एक्सरसाइज है, यानी कि इंडिया और यूके का ही नहीं, और भी लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएसए, स्वीडन, बेल्जियम। कोबरा वॉरियर मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है। तेजस को भारतीय वायुसेना इसमें पहली बार डिप्लॉय करेगी, ठीक। 6 मार्च से 27 मार्च तक चलेगा। ये है तेजस। अच्छा, तेजस शब्द का जो है क्या मतलब होता है ये जरूर कमेंट करके बताएं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी संबंधित। देखिए जो भी तो आप लोग के पास नोट होता है, स्टाम्प पेपर होता है, देखा होगा ना कि जो है वो स्टाम्प पेपर ले आओ, ये इन सब में जो पेपर लगता है, जो कागज लगता है, उसको बनाने के लिए एक गवर्नमेंट की संस्था होती है, उसके अलावा और कोई नहीं बनाता है, ठीक। और उसके जो भी ऑफिसेज होते हैं उसमें कोई भी व्यक्ति चलता फिरता वहां पे नहीं घुस सकता भाई, नहीं तो कोई भी काउंटरफिटिंग कर सकता है करेंसी की, समझ रहे हो। या फिर जो है स्टाम्प पेपर की काउंटरफिटिंग भी हो चुकी है, पहले भी हम लोगों ने देखा है ऐसी। तो इसके लिए जो है ऐसी जगहों पे किसी की भी मतलब अनऑथोराइज पर्सन की जाने पर रोक होनी चाहिए, और उसी संबंधित हमारा करंट अफेयर है आज, ठीक। करंट अफेयर क्या है कि भाई साहब इसको प्रोहिबिटेड प्लेस, ये जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके दिल्ली हेडक्वार्टर को प्रोहिबिटेड प्लेस यानी कि जान मतलब अवरोध है, ये कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति वहां पे प्रवेश नहीं कर सकता।
किस ये प्रोहिबिटेड प्लेस का जो मतलब लगाया जाता है किसी प्लेस को, वो धारा 2 जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंतर्गत लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? गृह मंत्रालय के द्वारा। अब यहाँ पे कोई भी अनाधिकृत अनऑथराइज पर्सन टहलते घूमते नहीं पहुंच सकता, पब्लिक पार्क नहीं है ये। ठीक, ये गवर्नमेंट की प्रिंटिंग एंड मिंटिंग एजेंसी होती है। ये गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके अंतर्गत आता है। प्रोहिबिटेड प्लेसेस प्लीज याद रखना, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 गृह मंत्रालय प्रोहिबिटेड प्लेस लगाता है। और इसको इनकॉर्पोरेट किया था 2006 में और रजिस्टर्ड है न्यू दिल्ली में। और भाई साहब यही है, करेंसी, बैंक नोट, स्टाम्प पेपर, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, सिक्योरिटी पेपर, जो बॉन्ड्स बनते हैं ना, बॉन्ड्स, पोस्टल स्टाम्प, स्टेशनरी, पासपोर्ट, पासपोर्ट का पेपर कोई भी नहीं बन सकता। ठीक, वीज़ा, स्टिकर, ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं। 9 प्रोडक्शन यूनिट जो है उसको पहले से ही प्रोहिबिटेड प्लेसेस में जो है शुमार किया जा चुका है। और ये जो 9 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो 4 इंडियन गवर्नमेंट मिंट, 2 करेंसी नोट प्रेसेस, 2 सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, 1 सिक्योरिटी पेपर मिल जो है इन लोकेटेड है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, नासिक, देवास और नर्मदापुरम में। ठीक, ये देखिए नोट, ये नोट छपते हैं कहाँ पे? प्रिंटिंग बता रहा हूँ, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसी के साथ में आज का हम लोग का सेशन खत्म होता है और आप लोग का लाइक का बटन दबाने का, तोड़ने का जो है सेशन शुरू होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और सब्सक्राइब कराने का सेशन शुरू होता है और आंसर देने का जो है सेशन शुरू होता है। आप लोग आंसर जरूर दीजिए और कोई भी आप लोग को डाउट होता तो 9650347272 पर जरूर पूछिए। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको जो है आप लोग लिंक में दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।